आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बफर विलयन। बफर विलयन, बफर विलयन, इसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो वे विलयन जिनके पीएच मान, वे विलयन जिनके पीएच मान बहुत अधिक समय तक स्थिर रहते हैं तथा जिनमें अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर जिनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयनों को बफर विलयन कहते हैं। क्या हुआ? वे विलयन जिनके पीएच मान बहुत अधिक समय तक स्थिर रहते हैं तथा इनमें अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर जिनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयनों को बफर विलयन कहते हैं। बफर सॉल्यूशन मतलब दी सॉल्यूशंस whose pH constant for a long time and if small amounts of acid and bases are added its pH remain constant। मतलब वे विलयन जिनके पीएच मान बहुत अधिक समय तक स्थिर रहते हैं तथा जिनमें अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर जिनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयनों को बफर विलयन कहते हैं। 11वीं क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बफर विलयन किसे कहते हैं, इसके महत्व लिखो या बफर क्रिया का वर्णन कीजिए या बफर क्रिया को समझाइए। ये दो क्वेश्चन हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक, तो बिल्कुल मैं उसी हिसाब से करा रहा हूं। इतना नहीं याद रख सके तो इतना याद रखो कि वे विलयन जिनके पीएच मान अम्ल या क्षार मिलाने पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें बफर विलयन कहते हैं। बिल्कुल सारा चीज है। वे विलयन जिनके पीएच मान अम्ल या क्षार मिलाने पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें बफर विलयन कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये अपने आप को, अपने पीएच को संरक्षित रख सकते हैं। जैसे अपन कहा कि भाई हमने 1 लाख रुपए इकट्ठे करके रख लिए एफडी में, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो ये क्या होगा, संरक्षित होगा। मतलब ये 1 लाख तो रहेंगे ही। ऐसे ही क्या है, जितना इनका पीएच मान होता है, ये उस पीएच मान को स्थिर को संरक्षित रखते हैं। ऐसे विलयनों को बफर विलयन या बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। अब ये जो बफर विलयन होते हैं, देखो मैं बार बार बता रहा हूं कि रसायन शास्त्र की मूल अवधारणा का लेक्चर 11 इसको पढ़ना, इसके बाद ही ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लिख दिया प्रबल अम्ल HCl, दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड, प्रबल क्षार NaOH और दुर्बल क्षार NH4OH। ये चार हमें पता होना चाहिए। ये बना है H+Cl- से मिलकर, ये बना CH3CO- H+ से मिलकर, ये बना Na+OH- से मिलकर और ये बना NH4+ और OH- से मिलकर। इतना हमें मिनिमम जानकारी होना आवश्यक है। इसकी जानकारी के बिना हम आगे ये सवाल इसको समझ नहीं सकते हैं। अब बफर विलयन ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक यौगिक, मतलब केवल एक यौगिक, केवल एकल विलयन, एक यौगिक कर लो, एक यौगिक का विलयन, ये कहलाते हैं एक प्रकार के। इसमें क्या होता है कि अब देखो, दुर्बल अम्ल का दुर्बल क्षार के साथ मिलकर बने लवण का विलयन, दुर्बल अम्ल का दुर्बल क्षार के साथ मिलकर बने लवण का विलयन। मतलब उधर लवण नहीं पढ़ोगे तो इधर भी समझ नहीं आएगा। ये जरूरी है कि इसके पहले हमें लवण जल अपघटन पढ़ना जरूरी है। मतलब जब तक हम इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, हम इसको रट कर भी नहीं लिख पाएंगे। देखो क्या होता है, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल
क्षार से मिलकर बने लवण का विलयन, मतलब लवण का विलयन मतलब लवण का विलयन। कौन से लवण का विलयन? जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो कौन सा विलयन? दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से मिलकर बने लवण का विलयन। अब जरा देखना है, अब ये देखना मुझे इसका, ये हो गया इसका उदाहरण कि हमें ये निकालना भी है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल के लिए पहले मैं सोचा दुर्बल अम्ल, तो ये दुर्बल अम्ल हो गया एसिटिक एसिड, और दुर्बल क्षार ये हो गया NH4OH। इन दोनों यदि ये लवण बनाएंगे तो क्या होगा? ये इनको यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ से OH माइनस, तो जो लवण बनेगा वो होगा CH3COONH4। ये इसका उदाहरण है CH3COONH4। अब यदि डायरेक्ट ये लेक्चर पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले ये कंपलसरी है कि लवण जल अपघटन का चैप्टर हमें पढ़ना आवश्यक है। ठीक, तो देखो अब ये अमोनियम एसिटेट CH3CONH4 का जो विलयन है वह बफर का कार्य करेगा। CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट का विलयन बफर का कार्य करेगा। तो हम पढ़ रहे हैं एकल विलयन, एक यौगिक के विलयन। इस एक यौगिक के विलयन में कौन सा विलयन है? दुर्बल अम्ल का दुर्बल क्षार के साथ मिलकर बने लवण का विलयन। मतलब है क्या लवण का विलयन? कौन सा लवण? जो कि दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से मिलकर बना है। ठीक, अब देखो ये दुर्बल अम्ल एसिटिक एसिड, दुर्बल क्षार NH4OH, तो जो विलयन बनेगा वो क्या होगा? CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट। देखो तो ये हो गया एकल विलयन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मिश्रण, दो का मिश्रण। ये फिर कठिन, देखो दो का मिश्रण, तो इसका एक होता है अम्लीय बफर, ये एक होता है, इसी में दो पार्ट है, एक होता है अम्लीय बफर, एसिडिक बफर। फिर एक बार बफर विलयन होते जिनके पीएच मान बहुत अधिक समय तक स्थिर रहते तथा जिनमें अम्ल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर जिनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयनों को पीएच को बफर विलयन कहते हैं। या वे विलयन जो थोड़ा सा अम्लीय क्षार, वे विलयन जिनके पीएच में थोड़ा सा अम्लीय क्षार मिलाने पर परिवर्तन नहीं होता है वो बफर विलयन कहलाते हैं। या वे विलयन जिनका पीएच मान संरक्षित रहता है, कुछ ना याद रहे ये लिख सकते हैं, वे विलयन जिनका पीएच मान संरक्षित रहता है उन्हें हम बफर विलयन कहते हैं। अब इसका अभी पढ़ूंगा इसका महत्व। हम कहते हैं ना कि एसिडिटी होगी, मुझे एसिडिटी होगी मतलब क्या? हमारे पेट के अंदर भी बफर है पाइप जो डाइजेशन के लिए आवश्यक है। यदि हम तेल तली भुनी चीजें ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? एसिड की मात्रा बढ़ेगी। जब एसिड, देखो वो बफर कैसा है, थोड़ा सा मिलाने पर परिवर्तित नहीं होने देता, मतलब थोड़ा सा तो मिलेगा चल जाएगा, पर यदि जब अपन ने ज्यादा करेंगे तो वो पीएच उनका जो बफर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इससे एसिडिटी या जिसको अम्लीयता कहते हैं उसकी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। एसिडिटी जैसे आजकल एक आम बीमारी। चलो इसको वापस बाद बताएंगे। अब आया अम्लीय बफर। अब अम्लीय बफर क्या होता है? दो बफर, दो यौगिकों का मिश्रण। कौन सा? दुर्बल अम्ल तथा इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ मिलकर बने लवण का विलयन। मतलब क्या क्या होगा? देखो दुर्बल अम्ल है
और इस दुर्बल अम्ल का दुर्बल अम्ल और इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ मिलकर बना लवण। मतलब दो चीज हैं, एक तो दुर्बल अम्ल और दूसरा क्या है, इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ मिलकर बने लवण का विलयन। मतलब दुर्बल अम्ल और इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ मिलकर बने लवण का मिश्रण। मतलब किस किस का मिश्रण, एक तो और साधारण शब्द में एक तो दुर्बल अम्ल, और जो दुर्बल अम्ल है यदि उस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ यदि लवण बनाए तो उन दोनों का जो मिश्रण है वह अम्लीय बफर का कार्य करेगा। ये जो है एसिडिक बफर का काम करेगा। अब उदाहरण, तो दुर्बल अम्ल हमारे पास तो एक ही है, CH3COOH, ये तो हो गया दुर्बल अम्ल। अब इस अम्ल का किसके साथ लवण बनाना है, प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार ये नहीं है, प्रबल क्षार कौन क्या है, NaOH। तो जो बनेगा वो क्या होगा, उसमें CH3COO तो होगा और H की जगह लग जाएगा इसमें Na। तो ये होगा एसिटिक CH3COH प्लस CH3COONA, या एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का जो विलयन है वह अम्लीय बफर का कार्य करेगा। ये होगा एसिडिक बफर या अम्लीय बफर। तो क्या हुआ, दुर्बल अम्ल और इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ मिलकर बने लवण का मिश्रण। मतलब क्या क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए वीक एसिड, और जो वीक एसिड है उसी वीक एसिड का प्रबल क्षार के साथ मिलकर बने लवण का जो मिश्रण है ये एसिडिक बफर या अम्लीय बफर का कार्य करेगा। अब दूसरा आया बी, क्षारकीय बफर। एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, एक याद करोगे तो दूसरा जो है वो अपने आप याद हो जाएगा। उसमें क्या था, दुर्बल अम्ल था, इसमें क्या है, दुर्बल क्षार है। अब देखना, अम्ल का लवण क्षार के साथ बनता है, तो क्षार का लवण किसके साथ बनेगा, अम्ल के साथ। ऐसा थोड़ी क्षार क्षार क्रिया करके थोड़ी लवण बनाते, लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार। तो मतलब क्या हुआ, दुर्बल क्षार तथा प्लस इस वही की वही, इस किसका, इस दुर्बल क्षार का, यही का किसके साथ, प्रबल अम्ल के साथ, वही का वही भाषा, साथ मिलकर बने लवण का मिश्रण। मतलब इसमें भी मिश्रण है किसका, अम्ल और लवण का। पहले में जो मिश्रण है तो उसमें अम्ल होना दुर्बल, और लवण कौन सा होगा, इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ मिलकर बना लवण। दूसरे में मिश्रण है, दूसरे में क्या है, दुर्बल क्षार है, और लवण कौन सा है, इस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ मिलकर बने लवण का विलयन। मतलब और अच्छे से जरा समझो तो दो चीज है, एक अम्ल और एक लवण। अब अम्ल कौन सा होना, अम्लीय बफर में दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल होना, और लवण कौन सा होना, इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ मिलकर बना लवण। ये क्या होगा, अम्लीय बफर का कार्य करेगा। क्षार की बफर में क्या होना, नाम से स्पष्ट है, दुर्बल क्षार, और इस दुर्बल क्षार का किसके साथ, प्रबल लवण कौन सा, इस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ मिलकर बने लवण का मिश्रण जो है वो क्षार की बफर
या बेसिक बफर का कार्य करता है। तो अब हमने पढ़ा अम्लीय बफर तथा क्षारकीय बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। अब वैसे ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, पर मैं तुमको क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा में तुम लोगों का समय कम है, इसलिए कई बार क्वेश्चन जाता है बफर क्रिया या बफर एक्शन। बफर क्रिया या इसी को कहते हैं बफर एक्शन, ये कहलाता है बफर एक्शन या बफर क्रिया। तो जो बफर क्रिया है ये क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये किस प्रकार से ये बफर का काम करता है, मतलब कि किस प्रकार से बफर का काम करता है। तो देखो अब कैसे भाई, मतलब हमारा ये प्रश्न है कि भाई ऐसा क्या होता है कि यदि इसमें अम्ल या क्षार मिलाएं तो इनके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बफर एक्शन क्या है कि वो तो बताओ कि तुमने ये तो कह दिया कि इसका मिश्रण है, अब हमें ये देखना है कि ये अम्ल या क्षार मिलाने पर इनके पीएच में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता है। ये तुमको बिल्कुल बहुत शॉर्टकट में लिखा है। देखो बेटा, पहला हुआ अम्लीय बफर। तो अम्लीय बफर में देखो उदाहरण तुमको पता है, दोनों का आयनन कर देना। क्या है उदाहरण, CH3 COOH और CH3COONA। इनको बिल्कुल ऐसा कराना हो, एक बार ढंग से करोगे इसका आयनन, इसमें 2 एरो लगेंगे, ये बनेगा CH3COO- और H+। ये ध्यान रखना क्योंकि ये दुर्बल है तो ये 2 एरो लगेंगे, ये प्रबल है तो ये बनेगा एक सिंगल एरो बनेगा CH3CO- और Na+। अब देखना है ये दोनों लिख देना, पहले ये दोनों लिख देना। अब क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। नोट्स मैंने कोष्टक में लिखा है कि यदि सम आयन प्रभाव आता है तो यही आपको लिखना है। देखो ठीक, अब इसमें क्या होता है कि सम आयन प्रभाव के कारण देखो ये भी CH3CO- दे रहा है और ये भी CH3CO- दे रहा है। ये चूंकि दुर्बल अम्ल है इसलिए ये कम देगा और ये प्रबल है इसलिए ये ज्यादा देगा। तो जब ये ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा, इसका आयनन और कम हो जाएगा। मतलब सोडियम एसीटेट की एसिटिक अम्ल का सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में आयनन बहुत कम हो जाता है। ये लाइन लिखना है, ये क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन प्रभाव। इसको ये लिख दिया। यदि कॉमन आयन इफेक्ट आता तो भी ये लिखना, ये दोनों लिखना और लिख देना कि किसकी, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, उपस्थिति किसकी है, इसकी की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल का आयनन और कम हो जाता है। किसके कारण, सम आयन प्रभाव के कारण। अब देखो, अब क्या क्या करना हमें, HCl मिलाया और NaOH मिलाया। हमें पढ़ना है कि यदि इसमें एक बूंद HCl मिला दें तो क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन 1 ड्रॉप ऑफ HCl इज एडेड इन द सॉल्यूशन। विलयन में एक बूंद HCl की मिलाने पर क्या होगा। तो देखो जब HCl मिलाएंगे तो HCl देता है H+, ये जो H+ है ये CH3CO- से क्रिया करके एसिटिक अम्ल बना देगा। क्या होगा देखना, ये जो है ये H+ CH3COO- से क्रिया करके H+ बना लेगा, जिससे पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। पीएच में क्या होना चाहिए, -log H+। पीएच क्या होता है, -log H+। तो H+ मिलाए तो हमने, पर वो मिलाए पर क्या हुआ, वो तो घुल गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने
उन्होंने CH3CO माइनस से क्रिया करके एसिटिक अम्ल बना लिया। अब यदि अपन ने NaOH मिलाया तो NaOH भी वही काम करता है जो OH माइनस, इससे भी पीएच में परिवर्तन होना चाहिए, पर पीएच में परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि OH माइनस H प्लस से क्रिया करके जल बना लेते हैं, ये जो है जल बना लेते हैं, इसलिए ना तो ये बढ़ता है और ये मतलब अम्ल मिलाने पर H प्लस बढ़ना चाहिए, पर H प्लस बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल बन जाता है। क्षार मिलाने पर क्या बढ़ना चाहिए? OH माइनस, पर OH माइनस नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि ये H प्लस से क्रिया करके H2O बना लेता है, तो इसलिए इनके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत थोड़े से छोटे में तुमको मैंने लिखाया है क्या कि देखो क्या होगा, एक बूंद HCl मिलाने पर एसिटिक अम्ल बनता है जिससे पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बूंद NaOH मिलाने पर जल बनता है जिससे पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल 2 रिएक्शन लिखी है, फिर उसके बाद 2 लाइन लिखना है और फिर क्या लिखना है, एक बूंद HCl मिलाने पर एसिटिक अम्ल बनता है जिससे पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बूंद NaOH मिलाने पर H2O बनता है जिसमें पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह हुआ अम्लीय बफर का बफर एक्शन। अब क्षार की बफर दूसरा, तो NH4OH और NH4Cl आपको बता चुका मैं, इन दोनों का जो मिश्रण है ये क्षार की बफर का कार्य करेगा। फिर से वही, जो दुर्बल है उसमें 2 एरो लगाना, यहां लिखना NH4 प्लस OH माइनस, जो प्रबल है उसमें 1 एरो लगाना और सीधा लिखना NH4 प्लस Cl माइनस। ठीक, अब इसमें भी वही है, तो इसमें मैंने और छोटा करके लिखा दिया है कि H की NaOH मिलाने पर NH4OH बन जाएगा, NaOH मिलाने पर NH4OH बन जाएगा, और HCl मिलाने पर उल्टा, मतलब देखो इसमें जब NaOH मिलाएंगे तो NaOH में OH माइनस, तो ये बना देगा NH4OH, और जब HCl मिलाएंगे तो ये बना देगा H2O, जिससे पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो ये हुआ बफर एक्शन। अब इसके बाद अगला है बफर विलयनों का महत्व। तो मैं तुमको बता रहा था कि जो बफर विलयन के 3 महत्व बता देता हूं मैं। पहला जो महत्व है, ये पाचन क्रिया में जो डाइजेशन है हमारा, उसमें बफर विलयनों का बहुत महत्व है। ये जो हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है उसमें बफर विलयन का बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब जो एंजाइम होते हैं वो एक निश्चित पीएच पर ही काम करते हैं। दूसरा, हमारा जो रक्त है, ब्लड है, वह भी, उसमें भी बफर विलयन होता है। रक्त भी अपने पीएच को स्थिर बनाए रखता है। 2 हो गए, 30 मतलब पहला हो गया पाचन में बफर विलयनों का बहुत महत्व है। दूसरा, हम जो जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, खून, रक्त, तो रक्त में भी बफर विलयन होता है। तीसरा, गुणात्मक विश्लेषण में भी बफर विलयनों का उपयोग होता है। मतलब जो गुणात्मक विश्लेषण है उनमें भी बफर विलयनों का उपयोग होता है। तो ये होगा तुम्हारे बफर विलयनों के उपयोग या अनुप्रयोग। ओके बेटा, अब इसका लास्ट टॉपिक रह गया विलेयता गुणनफल, तो तुमको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके, थैंक यू।